बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने द डाइंग सन का दूसरा लेक्चर लेना है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, राइटर हमें बताना चाह रहा है कि कैसे सितारे जो हैं वो उनका साइज़ क्या है, उनका डिस्टेंस क्या है, उनका नंबर क्या है। फिर उसने हमें बताया कि कभी कभार एक सितारा दूसरे सितारे के पास आता है, तो जब एक सितारा दूसरे सितारे के पास आता है तो क्या होता है। अब एक सितारा कहता है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ शायद ऐसे हुई होगी कि कहीं एक सितारा जो ब्लाइंडली जो है वो सफ़र कर रहा था खला में, वो सूरज के पास आया। अब सूरज भी एक सितारा है। अब आपने अपने माइंड में रखना है दो सितारे हैं, एक है हमारा ये सूरज और एक है वो सितारा जो ब्लाइंडली सफ़र कर रहा था खला में। अब दोनों ही सितारे हैं तो उनके पास सेम वेव्स हैं, सेम पावर है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब आप मैग्नेट को, दो मैग्नेट्स आपके पास हैं, उन मैग्नेट्स को के साउथ और साउथ पोल को एक दूसरे के नज़दीक करें, वो एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं मैग्नेट, बल्कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब वो आप उसको एक दूसरे के करीब करने की कोशिश करें तो उसके दरमियान आपको एक बाकायदा फोर्स फील होगी, और वो फोर्स जो है वो इतनी ज़्यादा है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे लेकिन आप साउथ पोल को साउथ पोल के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि उनमें सेम फोर्स है। बिल्कुल इसी तरह जब ये दो सितारे एक दूसरे के करीब आए तो इनके दरमियान भी एक फोर्स पैदा हुई। कौन सी फोर्स? एक दूसरे को रिपेल करने की। अब वो कहता है बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मास ऑफ द मून रेजेस इन आवर ओशंस। वो कहता है जो इनके दरमियान जो फोर्स पैदा हुई वो उस फोर्स से बहुत मुख्तलिफ है जो चांद हमारी ज़मीन पर पैदा करता है। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि चांद जो हमारी ज़मीन पे वेव्स पैदा करता है, जिससे मद्दोजज़र पैदा होता है समंदर में, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ कैसे, मतलब ये बहुत पावरफुल फोर्स होगी, ये बहुत पावरफुल वेव्स होंगी। An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun। तो वो कहता है एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई होगी। देखें, जब ये सितारा सूरज के पास आया और उसके करीब आने से यहाँ क्या हुआ, एक बहुत बड़ी लहर पैदा होगी इसके नज़दीक आने से। At last forming a mountain so high that we can hardly imagine it। फिर जैसे जैसे ये सितारा नज़दीक आता जाएगा, आप इसको इमेजिन करें, वैसे वैसे ये जो वेव है इसने किसकी शक्ल इख्तियार कर ली? इसने एक माउंटेन की शक्ल इख्तियार कर ली। ऐसे ये नज़दीक आता जाएगा और ये वाला जो पार्ट है, इसका ये पार्ट जो है वो इससे परे होकर एक माउंटेन की शक्ल बना लेगा। ये एक माउंटेन बन गया। और वो कहता है ये माउंटेन इतना बड़ा था दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर। अब जैसे ही ये कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस किसको कहा है? इस सितारे को। ये जैसे जैसे नज़दीक आता गया, क्या हुआ? द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर। तो ये जो माउंटेन था ये हायर और हायर होता गया, ये नज़दीक आता जाएगा और यहाँ पे वो फोर्स की वजह से ये माउंटेन हायर फिर और हायर, हायर से हायर होता गया। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगैन टू मूव अवे अगेन। वो कहता है इससे पहले कि ये वापस जाता अपने रास्ते पे, इनके दरमियान क्या हुआ? इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल। यहाँ जो इनके दरमियान फोर्स थी वो इतनी पावरफुल हो गई दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस, कि ये पहाड़ फिर इसकी उस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये पहाड़ जो था ये टुकड़े टुकड़े हो गया, ये रेजा रेजा हो गया। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस। और उसने अपने ये जो टुकड़े थे, अब ये टूटा है पहाड़ और इसके जो टुकड़े हैं वो खला में बिखर गए। ठीक है, जब वो क्रैश हुआ, जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसके टुकड़े जो हैं वो खला में बिखर गए। दीज स्मॉल पीसेस हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस। और तब से उसके ये जो टुकड़े हैं ये तब से खला में जो हैं वो घूम रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स। और ये सैयारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, जिसमें से हमारी ज़मीन एक है। ठीक है, अब उसने सितारों को एक्सप्लेन किया कल, और आज उसने हमें बताया है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे हुई, और उनमें से एक प्लैनेट है हमारी
ज़मीन, कि जब ये माउंटेन टूटा इसके बड़े और छोटे टुकड़े, जैसे आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में जो तमाम प्लैनेट्स हैं कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो उसने कहा वो जब टूटा उसके टुकड़े हुए, कोई बड़ा कोई छोटा, और उन टुकड़ों में से हमारी ज़मीन एक टुकड़ा है। इस तरह से सर जेम्स जीन्स के मुताबिक जो हमारी ज़मीन है वो माज़ वजूद में आई, ये उसके मुताबिक है। अब ये बात करके अब वो नए टॉपिक की तरफ चल पड़ा है। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट। अब वो कहता है सूरज भी और इसके अलावा जितने सितारे हैं वो इतने गर्म हैं, फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट इन ऑन देम, इतने हैं वो गर्म कि उनके ऊपर ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती। आपको पता है लाइफ के लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ज़िंदगी को एक मुनासिब टेम्परेचर चाहिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा फिर भी ज़िंदगी अपने आप को बरकरार नहीं रख सकती, अगर बहुत कम टेम्परेचर होगा फिर भी ज़िंदगी अपने आप को बरकरार नहीं रख सकती। तो जब ये टुकड़े हुए, जब सूरज के पास ये सितारा आया और उसने सूरज को टुकड़े टुकड़े किया, तो उसके वो जो टुकड़े थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे। So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off। तो क्योंकि सूरज गर्म है तो उसके जो टुकड़े गिरे खला में ये भी ऑब्वियसली गर्म थे। Gradually they became cooler। आहिस्ता आहिस्ता अब वो टुकड़े क्योंकि सूरज से अलग हो गए और अब वो खला में बिखर गए। कोई टुकड़ा ठंडे जगह पे जाके गिरा, कोई टुकड़ा गर्म जगह पे जाके गिरा, कोई जो गर्म जगह पे होगा वो गर्म रहा, लेकिन वो टुकड़ा जो थोड़ी ठंडी जगह पे जाके गिर गया वो क्या हो गया, ठंडा। Until now they have very little heat of their own left, कि अब उनकी अपनी हीट बहुत कम रह गई। ठीक है, हमारी ज़मीन के अंदर भी अभी हीट है। आपको पता है अगर हमारी ज़मीन का अंदर वाला हिस्सा हम रीड करते हैं, हम स्टडी करते हैं, तो हमें पता है उसके अंदर लावा है, उसके अंदर भड़कती हुई आग भी है, उसके अंदर जो है वो ऐसी जो है वो हीट है जिसको हम बीइंग ह्यूमन बीइंग हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो कहता है लेकिन उन टुकड़ों के उनकी अपनी हीट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them। और अब उन टुकड़ों की असल गर्मी कहाँ से आती है, सूरज की उस रोशनी से जो सूरज उन पर डालता है। जैसे हमारी ज़मीन का अपना सोर्स ऑफ हीट कोई नहीं है, हम कहाँ से हीट ले रहे हैं, सूरज से, क्योंकि हमारी ज़मीन अगर जिस सर जेम्स जीन्स के मुताबिक सूरज का ही एक टुकड़ा है तो वो अपनी जो वार्मथ है वो अब खो चुकी है, और अब वो कहाँ से हीट ले रही है, अब वो सूरज से ही हीट ले रही है जो सूरज उस पर शुआओं की शक्ल में डालता है। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दोज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ। अब वो जो टुकड़े गिरे थे उनमें से एक टुकड़ा ठंडा हो गया और उसने जिंदगी को जन्म दिया। वी डोंट नो हाउ, व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड। अब आप यहाँ पे देखें, ये तीन बातें ऐसी हैं जिसका जवाब डॉक्टर्स या साइंसदान नहीं दे पाए। क्या, हाउ, व्हेन, व्हाई। कैसे जिंदगी वजूद में आई? सर जेम्स जीन्स ने अपनी जान छुड़ा ली, क्या क्या हमें नहीं पता कैसे वजूद में आई है। व्हेन, कब वजूद में आई ये भी नहीं पता साइंसदानों को, ना हाउ का पता, ना व्हेन का पता, और क्यों वजूद में आई ये भी नहीं पता। तो उसने एक सिंपल सी लाइन में आपको ये कहा है, ये नहीं पता कब, क्यों और कैसे जिंदगी वजूद में आई, ये उसे नहीं पता। इट स्टार्टेड, लेकिन वो कहता है मफरूज़ा है, इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ज़िंदगी सादा अजसाम में शुरू हुई होगी। सादा अजसाम आपने साइंस में पढ़े होंगे। सादा अजसाम कौन से हैं? जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपके वायरस, बैक्टीरियाज जो आपको नज़र नहीं आते और वो यूनिसेलुलर हैं, उनको क्या कहा जाता है? सिंपल ऑर्गेनिजम्स। whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying। और उनकी सबसे बड़ी पावर क्या थी, उनमें सबसे बड़ी खूबी क्या थी उन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, कि वो अपने मरने से पहले अपने जैसे जानदार पैदा करके मरते थे। जैसे आपको पता है वायरस या बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, वो अपने लाइफ साइकिल को वायरस ख़त्म होने से पहले अपने जैसे कई वायरस जो हैं वो पैदा कर लेता है, अपने जैसे कई वायरस जो है वो उनको जन्म देता है। तो वो कहता है कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में लाइफ शुरू हुई और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो अपने मरने से पहले अपने जैसे
ही वायरस या अपने जैसे ही बैक्टीरियाज को पैदा करके मरते थे। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, और इस हम्बल बिगिनिंग से, हम्बल का मतलब लो, इस छोटी सी शुरुआत से जिंदगी की एक लहर वजूद में आई। स्ट्रीम का मतलब वेव, लहर। ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और अब जिंदगी इतनी पेचीदा हो गई है, हैज इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, कि आखिरकार ऐसे जानदार पैदा हो गए हैं। कौन? इंसान। whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty and religions in which lie their highest hopes and noblest desires. अब ये 5 चीज़ें हमारे साथ राइटर ने डिस्कस की हैं इंसान के हवाले से। वो कहता है इतने छोटे अजसाम में ज़िंदगी शुरू हुई, फिर इंसान वजूद में आया, और इंसान की ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि हम इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन हम जान नहीं पाते। जैसे कि फीलिंग्स, एम्बिशंस। फीलिंग्स वो चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनको हम ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना हाथ लगा के देख सकते हैं। आपकी फीलिंग्स वो चीज़ें हैं। मतलब इंसान की ज़िंदगी इतनी पेचीदा हो गई है कि आप फीलिंग्स और एम्बिशंस जैसी चीज़ों की बात करते हैं। मेरा एक एम्बिशन है, कहाँ है भाई एम्बिशन? नज़र नहीं आ रहा। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपने लिए जो है वो डिवाइस किया है, हमने अपने लिए जो है वो प्रिपेयर किया है इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में लाइफ गुजारने के लिए। थर्ड चीज़ उसने बताया है देयर सेंस ऑफ ब्यूटी। इंसान की, हर इंसान की जो है वो कमज़ोरी होती है खूबसूरती। इंसान के अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी है, खूबसूरती को सराहने की एक सेंस, खूबसूरत लगने की एक सेंस। हर इंसान खूबसूरत लगना चाहता है, हर इंसान खूबसूरती को पसंद करता है। ये ऐसे फिनोमेनास हैं जिनको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये तमाम चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं और इन तमाम चीज़ों को सिर्फ फील किया जा सकता है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता किसी मुशाहिदे से, किसी तजर्बे से या किसी थ्योरी से। एंड रिलीजन्स, और सबसे बड़ी चीज़ रिलीजन, मज़हब। अगर देखा जाए तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिसको साइंस से अगर देखा जाए, लॉजिकल होके देखा जाए तो इट्स अप टू नथिंग, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे हम बीइंग मुस्लिम, हम कहें कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं, उस अल्लाह ताला को जिसको हमने देखा नहीं। बीइंग अ साइंटिफिक रिसर्चर, वो बंदा जो भी साइंटिफिक रिसर्चर होगा वो कहेगा भाई उस चीज़ को मानते हो जिस चीज़ को देखा नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ है कि हम उस खुदा को मान रहे हैं जिसको हमने देखा नहीं। हिंदू उस खुदा को मान रहे हैं जिसको उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, तो रिलीजन एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स, और इन तमाम चीज़ों पे हमारी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं इन तमाम चीज़ों से। एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, और हमारी सबसे बड़ी जो ख्वाहिशात हैं वो इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। मतलब वो कहना चाह रहा है कि इंसान इस दुनिया में वजूद में आने के बाद अपनी लाइफ को उसने कितना कॉम्प्लेक्स कर लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, अगरचे हम किसी श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते। सर्टेनिटी का मतलब श्योरिटी। इट सीम्स मोस्ट लाइकली, ज़्यादातर ऐसा लगता है, दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस। इंसानी नस्ल, ह्यूमन रेस, यहाँ पे रेस का मतलब क्या है? नस्ल। कि इंसानी नस्ल इस तरह से वजूद में आई होगी, कहता पता नहीं, लेकिन लगता है कि इंसानी नस्ल इस तरह से वजूद में आई होगी जो उसने पीछे एक्सप्लेन किया है। अब वो एक डिफरेंट बात करने जा रहा है। फिर पैराग्राफ, आपको ये पता होना चाहिए कि जब राइटर पैराग्राफ शिफ्ट करता है तो उसकी थॉट शिफ्ट होती है। अब हमारा पैराग्राफ शिफ्ट हुआ है तो थॉट शिफ्ट हो रही है। स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अगर हम अपने छोटे रेत के ज़र्रे पे खड़े हों, क्योंकि उसने पीछे तमाम सितारों को रेत के ज़रात के साथ कंपेयर किया है और उसने ये बताया है हमें कि पूरी कायनात में हमारी ज़मीन बहुत छोटी है। तो यहाँ पे अपनी ज़मीन को वो क्या कह रहा है? ग्रेन ऑफ सैंड, कि हम एक रेत के ज़र्रे पे रह रहे हैं। इन द होल स्कीम ऑफ यूनिवर्स आवर अर्थ इज़ लाइक अ ग्रेन ऑफ सैंड। वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर, वो कहता है इतने छोटे वजूद में रहते हुए हम क्या करते हैं? हम नेचर को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? हम मार्स पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम चांद पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम मार्स पे ज़िंदगी तलाश करते फिर रहे हैं। तो वो कहता है कि हम
इतने कॉम्प्लेक्स लाइफ गुजार रहे हैं और हम मज़ीद अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं इन द सर्च ऑफ नेचर। हम नेचर को तलाश कर रहे हैं। एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, और हम इस कायनात के बनने का मकसद तलाश कर रहे हैं। मतलब वो एक इन अ सेंस ये कहना चाह रहा है कि हमारी औकात क्या है, हम इतने छोटे हैं और उसके बावजूद हमारे एम्स, हमारे एम्बिशंस, हमारी होप्स कितनी बड़ी हैं। स्पेस एंड टाइम, दो वर्ड्स उसने इसमें यूज़ किए हैं। स्पेस का मतलब क्या है, खला, और टाइम का मतलब क्या है, वक्त। के आगे इसका कॉन्सेप्ट, वक्त का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वक्त कितना एक मुश्किल फिनोमेना है, कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जब हम उसके बारे में सोचें, हम उसको ऑब्जर्व करें। आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर। वो कहता है जब हम इस पूरी दुनिया में अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर फियर पैदा होता है। अब उसने डिफरेंट फियर्स हमारे साथ आगे शेयर किए हैं। ये डिफरेंट फियर्स कौन कौन से हैं और उसने इन फियर्स को हमारे साथ क्यों एक्सप्लेन किया है, ये इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो आपने आज दुरूद पाक पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ा तो आप फ़ौरन पढ़ लें और मेरे इस पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे इस पेज को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।